हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की हमारी इस नई वीडियो पर, जहां हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स लेकर आए हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एब्सोल्यूट बिगनर हैं, यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हैं, या फिर आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोफेशनल हैं, या आप एक जॉब सीकर हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने काम और डेटा को स्मार्टली और परफेक्शन के साथ में मैनेज करना चाहते हैं, टाइम की बचत करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस एक्सेल लर्निंग सीरीज में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो थोड़ा डिटेल डिस्कशन होने की वजह से लंबी हो सकती हैं और आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं। तो अगर आप वाकई में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा। और जब तक आप पेशेंस बना के नहीं रखेंगे, अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, सो दैट आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो सके और मुमकिन है कि कुछ नई जानकारियाँ भी आपको मिल जाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको यूज़फुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक भी हमसे साझा करें। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल टैब को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब को एक्सप्लोर किया। होम टैब को हमने 2 पार्ट में कवर किया। पहले पार्ट में हमने उसके बेसिक्स ऑप्शंस, यानी कि क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस, फिर इसके बाद हमने फॉन्ट ग्रुप को और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप को, ये सारे ग्रुप्स हमने एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर किए। दूसरे पार्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के नंबर फॉर्मेटिंग को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, फिल सीरीज और फ्लैश फिल इत्यादि फीचर्स, जो यूजफुल फीचर्स हैं, जो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हमने पूरी डिटेल के साथ में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंसर्ट टैब क्या होता है। इंसर्ट टैब के बाद का मेन काम होता है वर्कशीट में नए एलिमेंट्स ऐड करके, जैसे टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, लिंक्स, इन सब का यूज़ करके डेटा को पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करना। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि डेटा लिखने का काम हमारा होम टैब में होता है और डेटा को प्रेजेंट करने का काम इंसर्ट टैब का होता है। और इसी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम इंसर्ट टैब को समझते हैं। तो ये हमारा एक सैम्पल डेटा है। तो इंसर्ट टैब का फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है जिसमें टेबल्स, जिसमें हमारे पहला ऑप्शन हमको मिलता है पाइवट टेबल का, इसके बाद रिकमेंडेड पाइवट टेबल और फिर टेबल के ऑप्शन। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं, इसमें इंसर्ट कराते हैं, शेप्स के माध्यम से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आइकन्स के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या 3D मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और स्मार्ट आर्ट की मदद से हम अपने डेटा को और ज़्यादा ग्राफिक के माध्यम से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट को अटैच कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास चार्ट के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे रिकमेंडेड चार्ट है, हमारे पास लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, तो ये सारे हमारे चार्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर हम मैप कैसे इंसर्ट कराते हैं या पाइवोट चार्ट कैसे करते हैं। फिर स्पार्क लाइन्स में हमको लाइन, कॉलम और विंडोज जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिल्टर्स के माध्यम से हम स्लाइसर, टाइमलाइन पे फिल्टर लगा के हम अपने डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हैं, उसकी लिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या किसी दूसरी शीट का अनलिंक डाल सकते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट के माध्यम से हम अपने टेक्स्ट को वर्ड आर्ट के माध्यम से अच्छे से रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। फिर साइंटिफिक डेटा हम कहाँ कैसे ऐड करते हैं, कैसे लिखते हैं अपनी इस एक्शन शीट पे, वो सारे ऑप्शंस हमको सिंबल से मिल जाते हैं। तो एक एक करके इन ऑप्शंस को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला हमारा ग्रुप है टेबल्स। टेबल्स में हम पाइवोट टेबल करते हैं। पाइवोट टेबल का हम यूज़ बेसिकली किसी भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा को समराइज करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास ये इतना बड़ा डेटा है, अब हम बॉस हमसे कहता है कि ये इतना बड़ा डेटा कौन देखेगा, कौन इसको स्टडी करेगा, इससे बेटर है कि कुछ शॉर्ट में ऐसा कुछ करके दो, सो दैट कि हम इसको समराइज करके देख सकें, कि हमें जो चाहिए वो डेटा हम देख सकें। तो काफ़ी बड़ा डेटा है, इसको समराइज कैसे करते हैं, पाइवोट टेबल के माध्यम से हम इसमें क्या क्या इसमें किस तरीके से समराइज कर सकते हैं, कौन कौन से फिल्टर्स हमको मिल जाते हैं।
तो एक एक करके समझते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के माध्यम से ये काफ़ी बड़ा डेटा हो जाएगा, फिर भी हम इस पर ट्राई करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल T करते हैं, एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये डेटा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऊपर सारे हमको फिल्टर्स मिल जाते हैं और नीचे डेटा की टेबल की फॉर्मेटिंग मिल जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पाइवोट टेबल करेंगे। अब पाइवोट टेबल के डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं या फिर आप पाइवोट टेबल को एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करेंगे तो हमारा ये मैसिव डेटा हो जाएगा, मतलब बहुत हौस पौस हो जाएगा, तो वो आपको क्लियर नहीं होगा। न्यू वर्कशीट पे इसको करते हैं और इसको ओके किया हमने। अब ये हमारे पास पाइवोट टेबल के सारे ऑप्शंस खुलकर आ गए हैं। इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर हमारे सारे फिल्टर ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल, पेमेंट मोड। तो ये सारे हमको फिल्टर ऑप्शन आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक तो प्रोडक्ट कैटेगरी, फिर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को रो में ना लेके, हाँ प्रोडक्ट कैटेगरी रो वाइज हम डेटा देख लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हम इस डेटा की सॉर्टिंग कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमारी टोटल सेल क्या है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हमारी टोटल सेल है। अब देखिए हमने सिर्फ 2 फिल्टर लगाए हैं, 2 हमने चीज़ें ऐड करी हैं, फिर कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी को अपने रो पे ले लिया। यहाँ पे जो भी आप फिल्टर को जहाँ पे रो पे, कॉलम पे, जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारे 4 बॉक्सेस देख रहे हैं, तो पहला बॉक्स हमारा फिल्टर का है, यहाँ पे ऊपर फिल्टर लग जाता है। जैसे रीजन को हमने उठा के फिल्टर लगा लेते हैं, रीजन को हमने फिल्टर्स में डाल लिए, ठीक है। अब ये फिल्टर देखिए, ऊपर ये फिल्टर आ गया, यहाँ पे रीजन का फिल्टर आ गया। ये हमारे रो वाइज सारी जो है कैटेगरी आ गई है यहाँ पर, और ये उनके सामने उनकी सेल आ गई है, कैटेगरी वाइज है, ठीक है। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको ना करेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यू है उसको करेंसी के फॉर्मेट में, यहाँ से होम टैब पर जाकर और करेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, सो दैट दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और पढ़ने में आए। अभी क्या वो नंबर के फॉर्म में था, जनरल के फॉर्म में था, तो वो थोड़ा सा फिर एक तरफ से पढ़ना पड़ता है, उसकी प्लेस वैल्यूज पढ़नी पड़ती। तो क्लॉथिंग में हमारी अगर हम सेल बात करें, क्लॉथिंग में की सेल की बात करें, तो हमारा 29,69,62,359 रुपये की टोटल सेल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 32,97,80,666 रुपये की सेल है। FMCG में हमारी बात करें तो 30,72,72,57,251 की सेल है। फर्नीचर में वहीं 28,37,37,37,37,489 की है। और स्टेशनरी में 27,36,97,836 रुपये की सेल है। टोटल सेल हमारी कितनी है वो भी आप काउंट कर ले, तो मतलब लगभग 149,47,05,601 रुपये की सेल है, ठीक है। अब डेटा हमारे पास इतना बड़ा था, है ना, हमने इसको समराइज कर दिया, कैटेगरी वाइज समराइज किया है। कैटेगरी हमारे पास लिमिटेड थी, 4-5 कैटेगरी, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, FMCG है, फर्नीचर, स्टेशनरी है। इसको हमने सॉर्ट कर लिया। अब ये देखिए पूरे डेटा का सॉर्ट करके समरी करके बना के उसने दे दी कि टोटल सेल किस कैटेगरी में कितनी है, ठीक है। तो ये पाइवोट टेबल के माध्यम से किसी भी डेटा को समराइज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसको सेल से रिप्रेजेंटेटिव वाइज अगर देखना चाहें तो सेल से रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर लेते हैं। अब सेल से रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करेंगे अपनी रोज पे, तो हमने रोज पे कर लिया। यहाँ से सिंपल सा इसको ड्रैग करके भी यहाँ पर अपने इन 4 बॉक्सेस जो देख रहे हैं वहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल से रिप्रेजेंटेटिव वाइज अगर देखेंगे तो ये देखिए सर डेटा हमारा सेल से रिप्रेजेंटेटिव वाइज आ गया। अब अमित ने क्लॉथिंग में सेल करी है 7,48,96,468 रुपये की। नेहा ने करी है 5,19,05,339 की। पूजा ने वहीं करी है 5,02,28,966 की। राहुल ने करी है 2,59,00,000। इस तरीके से सबकी आप देखेंगे कैटेगरी, और ये यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज यहाँ पर सारा डेटा के जो है समरी बन के आ गई, ठीक है। डेटा वही है, सेल फिगर वही है, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रीफ कर दिया कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम देते हुए उसके आगे उसकी सेल दिखा दी, ठीक है। इस तरीके से हम पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम कैटेगरी नहीं देखना चाहते हैं, सिंपल सा
हम कैटेगरी को फिल्टर लगाना चाहते हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वाइज सारी सेल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको, आप देखिए ना, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी था, हमने इसको जो है यहाँ से जस्ट ड्रैग किया और इस पर फिल्टर्स पे ड्रॉप कर दिया। तो हमारे पाइवट टेबल पे जो चेंजेस हुए हैं वो पूरे डेटा में अगर आप देखेंगे तो ये सेल का जो फिगर है, सेल की समरी है, ये रिप्रेजेंटेटिव वाइज हो चुकी है और प्रोडक्ट कैटेगरी ऊपर फिल्टर में चला गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉथिंग को हमने चूज़ किया, ओके किया। तो क्लॉथिंग में अमित की 7,48,96,468 की सेल है, नेहा की 5,19,05,339। फिगर वही है सारे, कोई चेंजेस नहीं हुए। सिंपल सा यहाँ से अब हमको एक एक करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे हम सेलेक्ट चेंजेस करते जाएंगे यहाँ पे फिल्टर पे, FMCG पे अगर करेंगे क्लिक तो FMCG के फिल्टर लग जाएगा और उस FMCG की सेल आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ और करके दिखाते हैं इस पर। हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी है ना, तो प्रोडक्ट नेम को भी हमने यहाँ पे इस पर ड्रॉप कर दिया है। प्रोडक्ट नेम पे कर देते हैं, इस पर रिप्रेजेंटेटिव वाइज पे। ठीक है, रोज पे डाल देते हैं। अमित की बिस्किट में सेल है 63,16,752 की है। कुकिंग ऑयल में 1,40,98,739 की। मिल्क पैक में इसकी 4,94,625 की है। राइस बैग में 1,60,34,637 रुपये की है। सोप में वहीं पर उसने 80,76,113 रुपये का सोप बेचा है। ठीक है, इस तरीके से अमित की टोटल सेल है 4,50,20,866 रुपये की। तो कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से हम अपने फिल्टर का, अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम उसको समरी बनाना चाहते हैं, हम पाइवट टेबल के माध्यम से हम उसकी सॉर्टिंग, समराइजेशन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये अमित को चला गया, नेहा का चला गया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव वाइज है। लेकिन यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये अमित की टोटल प्रोडक्ट के सारी सेल दिखा रहा है। अमित ने बिस्किट में कितना किया, कुकिंग ऑयल में कितना किया, मिल्क पैक में कितना किया, राइस बैग में कितना किया, सोप में कितना किया। नेहा ने बिस्किट में कितना किया, नेहा की पूरी सेल है प्रोडक्ट वाइज। पूजा की पूरी सेल है प्रोडक्ट वाइज। राहुल की प्रोडक्ट वाइज पूरी सेल है। रिया की प्रोडक्ट वाइज पूरी सेल है और सुरेश की है। तो इस तरीके से सबकी सेल यहाँ पर हमको समरी बनकर आ जाती है ना। तो आप जैसे जो चेंजेस देख करना चाहें, जो जैसे जिस तरीके से सॉर्टिंग करना चाहें, पाइवट टेबल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में ये रखें कि जो सेल फिगर है हमारा, या फिर आप जो नंबर का फिगर है, वो वैल्यूज में हमेशा जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को पाइवट टेबल के माध्यम से समराइज कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है हमको, रिकमेंडेड पाइवट टेबल का। रिकमेंडेड पाइवट टेबल का मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमको इस डेटा के आधार पर कौन सा पाइवट टेबल का फॉर्मेट हमको रिकमेंड कर रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डेटा हमारा है ये सामने है उसके पास, और वो हमको ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स के फॉर्मेट दे रहा है। जैसे पहला वाला फॉर्मेट है, रो लेबल्स दिया उसने, रीजन वाइज सेल लिए यहाँ पर, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ठीक है, ये पूरी रीजन वाइज उसने सेल लिखा दी और आगे उसके सम ऑफ यूनिट सोल्ड है। इसमें सेल फिगर नहीं है, यूनिट सोल्ड। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट है। नंबर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसमें जो है कोई भी फिल्टर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी हमको रिकमेंड कर रहा है, ये आप कुछ इस तरीके से जैसे हमने बनाया था, लेकिन ये भी समरी इसकी सम ऑफ यूनिट सोल्ड पे है, टोटल सेल पे नहीं। टोटल सेल पे ये वाला है। रो लेवल्स में आप देखेंगे यहाँ पर जोन वाइज सेल है, रीजन वाइज सेल है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और आगे यूनिट प्राइस, उसकी आगे टोटल सेल। ठीक है, इस तरीके से सबकी अलग अलग उसने फॉर्मेटिंग जो है हमको रिकमेंड कर रहा है कि आप कौन सा फॉर्मेट आपके डेटा के लिए सुटेबल रहेगा। जैसे हमने जो यूज़ किया कुछ इस तरीके का फॉर्मेट था, जिसमें क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG कैटेगरी वाइज हो, यहाँ पे टोटल इसमें सेल आई है। ठीक है, तो ये हमारा रिकमेंडेड पाइवट टेबल हो गया। अब टेबल का तो हमने बता ही दिया था स्टार्टिंग में, आपको फिर से मैं करके दिखा देता हूँ कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं पूरे डेटा के। ये अभी हमारा डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में है, हम इसको हटा लेते हैं। सिंपल सा हम क्या करेंगे कि टेबल के डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से
कन्वर्ट टू रेंज, ये हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट होम टैब के पार्ट 2 में हमने आपको ये इसका फीचर बताया था कि कैसे हम कन्वर्ट टू रेंज करते हैं। तो यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे, और ये डेटा हमारा सारे फिल्टर रख चुके हैं यहाँ पे, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन अभी अब क्या करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर सेल स्टाइल भी इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रॉ डेटा हो गया हमारा, सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है यहाँ से। अब इसमें अब इस डेटा पे हमको टेबल फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे टेबल फॉर्मेट अप्लाई, क्योंकि हमारा तीसरा फीचर तो टेबल फॉर्मेट का ही है ना, ये कंट्रोल टी के साथ में है, जो हम सिंपल से कंट्रोल टी करेंगे और ये हमारे पास टेबल के सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ से हमने ओके किया, ओके करने के बाद अब यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट चूज़ करना चाहें, होम टैब के पार्ट 2 में हमने ये सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन किए थे, है ना। फिर से यहाँ पे है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लाइट, मीडियम, डार्क, जो थीम आप चूज करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी डार्क थीम है, ये हमारे मीडियम में है ना। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हम उनको ये सॉर्टिंग और फिल्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। यहाँ से अपने डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। आप सॉर्टिंग करना चाहें, आप ए टू जेड करना चाहते हो ए टू जेड कर सकते हैं, जेड टू ए करना चाहें तो जेड टू ए कर सकते हैं, या कलर वाइज अगर करना चाहते हैं तो कलर वाइज भी आप कर सकते हैं सॉर्टिंग। फिल्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर टेबल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। हम दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक पिक्चर को कहीं से अगर उठा के लाना, इंसर्ट कराना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो दिस डिवाइस, सबसे पहला ऑप्शन आता है दिस डिवाइस, यानी कि हमारी लोकल स्टोरेज पे जो कोई पिक्चर पड़ी है वो अगर आप लेकर आना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं इस डेटा पे, तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने दिस डिवाइस पे ओपन किया और मान लीजिए हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये पिक्चर पड़ी, हमने इसको जस्ट क्लिक किया, है ना, ये हमारे पास एक पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चूँकि पिक्चर का साइज़ बड़ा है, इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका नंबर चेंज कर लेंगे, इसकी हाइट और विड्थ इसकी एडजस्ट कर लेंगे। फाइव सेंटीमीटर और 8.89 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी छोटी सी पिक्चर आ गई इसकी, है ना, बन के। तो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। ये ऑप्शन लोकल स्टोरेज का हमने तो आपको बता ही दिया। दूसरा यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक इमेजेस, यानी कि जो हमारे इस स्टॉक में पड़ी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्टॉक में जो इमेजेस पड़ी हैं उसके ऑप्शन खुल जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये स्टॉक इमेजेस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे पहले से पड़ी हुई हैं। अब यहाँ से अगर कोई पिक्चर हम ऐड कराना चाहते हैं या आइकॉन्स ऐड करना चाहते हैं, किसी का आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, जैसे करेंसी की डोनेट करना है, करेंसी का फॉर्मेट, यहाँ करेंसी हम अगर किसी को दिखा रहे हैं तो आई थिंक करेंसी का भी कहीं ना कहीं होगा, रुपए का साइन या डॉलर का साइन कहीं ना कहीं होगा, आइकन बन के आएगा उसमें। डॉलर का ये आ रहा है ना, इसी तरीके से रुपए का भी आता है, तो कहीं होगा। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम मान लीजिए हम डॉलर ही कर लेते हैं यहाँ पे, चलो डॉलर कहाँ गया, डॉलर डॉलर ही कहीं चला गया। ठीक है, डॉलर इंसर्ट करा दिया हमने, तो ये हमारे पास डॉलर आ गया है। अब इसको हमने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी इमेज आ गई। हाइट इसकी विड्थ जैसे चाहें आप वैसे बढ़ा सकते हैं। इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके जब रखते हैं तो हमारे पास किसी पिक्चर में, तो ये सारे ऑप्शन हमको हमारे पास खुल जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। जैसे अगर अब ये पिक्चर है, इस पर अगर हम डॉलर का साइन लेके आना चाहते हैं तो सिंपल से डॉलर का साइन लेके आए, ये हमारी लेयर, ये हमारा फ्रंट लेयर है ना। डॉलर अभी हमारे फ्रंट पे है और ये हमारा बैक लेयर है। ये देखिए, ये पीछे से मूव हो रहा है, ये आगे से मूव हो रहा है डॉलर। इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहें, जैसे इसको पीछे वाली इमेज को हम ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहें, कहाँ गया,
ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहें तो ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ से कर सकते हैं, जैसे पीछे की तरफ है, अभी इसको फ्रंट में लेना चाहें तो फ्रंट में ला सकते हैं। अब डॉलर का साइन पीछे हो गया, ये वाली इमेज आगे हो गई है ना, देखिए। अब डॉलर के ऊपर अगर इमेज ले जाते तो डॉलर हाइड हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, डॉलर ऊपर आ रहा था और ये इमेज पीछे जा रही थी। ठीक है। अब डॉलर को अगर फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो इसकी लेयरिंग का जो है इसी तरीके से कर सकते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो मुझे बीच में रोकना पड़ा। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पर लेयरिंग की। अब ये एक इमेज पीछे है और ये एक इमेज आगे है, ठीक है ना। ये देखिए पीछे मूव कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इमेज है ये पीछे की तरफ मूव हो रही है, और ये जो दूसरी इमेज है डॉलर की, ये आगे फ्रंट पे है। ये इसकी लेयरिंग होती है ना। अब हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इमेज है उसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं, तो पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ब्रिंग फॉरवर्ड में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट में आ गई। अब देखिए डॉलर का साइन पीछे चला गया आइकन, और ये हमारा इमेज फ्रंट पे आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको फिर से अगर आप पीछे की तरफ भेजना चाहते हैं, बैकवर्ड करना चाहते हैं, तो सिंपल से सेंड टू बैक कर दीजिए और वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमको मिल जाता है ऑप्शन कि हम इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे दो आइकन हैं, दो अलग अलग इमेजेस हैं, तो इनकी ग्रुपिंग करते हैं साथ में। ग्रुपिंग करने से क्या होता है कि दोनों इमेजेस एक साथ ग्रुप हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, और फिर दोनों एक साथ ही ग्रुप मूव करती हैं। तो सिंपल सा शेप फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुपिंग हाईलाइट हो जाती है। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में पहला सिलेक्शन और दूसरा सिलेक्शन दोनों साथ में करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों सिलेक्शन हो गए, अब इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब दोनों इमेजेस ग्रुप हो गई हैं, ज्वाइन हो गई हैं, है ना। तो दोनों जहां मूव करेंगे दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो ये हमारा इंसर्ट फीचर में आपको पिक्चर्स के इंसर्ट करने का ऑप्शन, शेप के इंसर्ट करने का ऑप्शन और आइकन्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। 3D मॉडल्स में क्या है कि बने बनाए कुछ मॉडल्स हैं, जैसे स्टॉक इमेजेस में पड़े हुए हैं या फिर आपके लोकल स्टोरेज डिवाइस में पड़े हुए हैं, तो वहां से आप सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं और कोई भी आप 3D इमेज यहाँ पे 3D मॉडल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपका स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ था, उसी स्टॉक से हमने इसको 3D मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जस्ट प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए मैंने ये पेट को जो है इंसर्ट कराया, 3D मॉडल है ये पेट का, इसको इंसर्ट कराया है। यहाँ से देख रहे हैं रोटेशन का, ये रोटेशन का साइन है, आप रोटेट करते रहिएगा इसको इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहें। इसी तरीके से ऊपर वाले पिक्चर पे जो हुक हुक जैसा एरो दिख रहा है ना आपको, राउंडेड एरो दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे उसको पकड़ के ऐसे आप मूव कर सकते हैं। जहां भी आप जिस तरीके डायरेक्शन में आप लेना चाहें, ऊपर नीचे करना चाहें, उस डायरेक्शन में आप इसको पकड़ के मूव करा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप 3D मॉडल भी जो है यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो पेट का मॉडल पड़ा हुआ था, 3D मॉडल तो यूज़ कर लिया। अदरवाइज आप बिजनेस की अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई MIS प्रेजेंट कर रहे हैं किसी कंपनी के, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। पिक्चर भी आपके अकॉर्डिंग रहेगी, आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग रहेगा, और मॉडल्स भी अपने आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमको इसमें एक ये मिल जाता है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, दूसरी शीट पे करके बताते हैं आपको। ये एक स्मार्ट ग्राफिक होता है। आप अगर अपनी लिस्ट को, किसी लिस्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लिस्ट के आइकन पे क्लिक करिए और इस तरीके के फॉर्मेट मिल जाते हैं बने बनाए। उस फॉर्मेट में आप अपने लिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कंपनी का किसी चीज़ का आप प्रोसेस दिखा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो प्रोसेस के जो है ये सारे जो है ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट हैं, आप इनको यूज़ करिएगा। साइकिल दिखा रहे हैं, किसी की बायो साइकिल दिखा रहे हैं, रिसाइकलिंग दिखा रहे हैं, किसी का जो एक लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं, आप ये साइकिल किसी प्रोडक्ट की अगर आप साइकिल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस तरीके के ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है फॉर्मेट, और कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमको हायरार्की दिखानी है, किसी कंपनी की हायरार्की दिखानी है ना,
हायरार्की का मतलब ये है कि किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आपको दिखाना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है टॉप मैनेजमेंट में, फिर इसके बाद एमडी एंड सीईओ हैं, फिर इसके बाद आपके नीचे वाले हैं जितने भी जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीपी हैं। इस तरीके के आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको इंसर्ट कराया और ये सिंपल से एक हायरार्की बन के आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे हमने दिया इसको एमडी एंड सीईओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे एमडी एंड सीईओ। एमडी एंड सीईओ के नीचे बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को ले लेते हैं, इसके बाद सीएफओ ले लेते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इसके बाद सीटीओ ले लेते हैं, टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट सबको जो है सबको मिलते हैं। जैसे सीएफओ के नीचे कई बार बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर भी सीएफओ को रिपोर्ट करता है ना। कहीं 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 पे, और कहीं कहीं पे जो है आपका अलग ही होता है कि फाइनेंशियल सीएफओ फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम देखता है, और बाकी सारे काम जो है वो देखता है ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, और इसके बाद सीटीओ देखता है, टेक्निकल वाले सारे काम देखता है। मान लीजिए सीएफओ के नीचे, चलिए कू के नीचे हमने एक सेल्स हायरार्की बनानी है। ठीक है, तो जस्ट इस पे इंटर प्रेस करना है, इस पे इंटर प्रेस करना है कू पे, और उसके बाद एक टैब देना है। टैब बटन देंगे तो इसके नीचे की रिपोर्टिंग आ जाएगी, नीचे उसके नीचे वाला हायरार्की मतलब क्रमानुसार क्रम आ जाएगा उस पे। ठीक है, तो सीईओ के नीचे हमने डाल दिया, सेल सेट डाल दिया, नेशनल सेल्स मैनेजर डाल दिया, एनएसएम। अब एनएसएम के नीचे जो रिपोर्ट करता है, एनएसएम को कौन कौन रिपोर्ट करता है, तो उसके नीचे जस्ट एंटर दिया, टैब का बटन दिया, तो एनएसएम के नीचे जेडएसएम आ गए, जेडएसएम के नीचे आरएसएम आ गए, आरएसएम के नीचे टैब दिया तो एएसएम आ गए। ठीक है, अब एएसएम के नीचे टैब दिया, इसके बाद आपके एसओ सेल्स ऑफिसर्स आ गए, कहीं पे से एसएम भी होते हैं, फिर इसके बाद सेल्स ऑफिसर होते हैं। इसके नीचे टैब दिया तो टीएसआई आ गए। इस तरीके का सेल्स का एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की बन गई है ना, कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, नेशनल सेल्स मैनेजर के नीचे जेडएसएम है, जेडएसएम के नीचे आरएसएम है, आरएसएम के नीचे एसएम है, एसएम के नीचे एसओ, एसओ के नीचे टीएसआई। तो ये हायरार्की आपको दिख रही ना। अब इनकी चाहे तो आप इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल से इमेज पे क्लिक करना है, आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, और फ्रॉम ए फाइल कर दीजिएगा, वहां से आप उठा लीजिएगा, या फिर आपको स्टॉक इमेज या कोई ऑनलाइन पिक्चर है या कोई ऐसी डालनी है तो आपको वहां से उठा के डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि आप इस ऑप्शन का अपने जो हमारा ये ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट की मदद से आप किसी भी कंपनी का एक हायरार्की प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कोई प्रोसेस प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक साइकिल प्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशनशिप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपकी वंशानुगत क्रम पीढ़ी होती है उनको भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से ना। मैट्रिक्स प्रेजेंट कर सकते हैं, पिरामिड प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे आपके फॉर्मेट दिए हुए, आप स्मार्ट आर्ट की मदद से, ग्राफिक की मदद से आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब हमारा जो डेटा को प्रेजेंटेबल बनाता है। होम टैब क्या करता है कि हम डेटा को टाइपिंग करते हैं, लेकिन इंसर्ट टैब हमको हमारे डेटा को प्रेजेंटेबल बनाता है, सुंदर बनाता है। ठीक है, तो आप इंसर्ट टैब के माध्यम से अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं, कि आप जिससे आपके बॉस, आपके एम्प्लॉयज, आपके कलीग्स, सारे लोग आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो जाएं। अब ये चार्ट, दो ग्रुप हमारे हो चुके हैं, तीसरा ग्रुप हमारा चार्ट का। ठीक है, तो इनको तो पहले हम हटा देते हैं। अब एक एक करके आप देखिए कि क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं आपके सामने, और इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे एक रेंज ले ली,
और रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर दिया हमने। रिकमेंडेड चार्ट में क्या है कि ये एक्सेल हमको रिकमेंड कर रहा है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो क्लस्टर्ड कॉलम का चार्ट है, ये बार चार्ट है। आप इस तरीके से जो है आप कोई भी चार्ट यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे सेल से रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी यूनिट सेल्ड है, सोल्ड है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सम ऑफ यूनिट प्राइस बाय रीजन, किस रीजन में कितनी सेल हुई है करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये उठा लिया, ठीक है, पिक कर लिया। अब देखिए पाइवोट चार्ट हो गया, डेटा को उसने पहले पाइवोट किया। पाइवोट करने के बाद आपके डेटा पे फिल्टर लगा के आप इस, है ना, एक चार्ट बनाकर उसने दे दिया। बार चार्ट है हमारा। अब इसमें अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यूनिट प्राइस की जगह टोटल सेल ले ली। ठीक है, टोटल सेल ले ली। रीजन का यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो आप यहाँ पर क्लिक करके देखना चाहते हैं उस पर जस्ट क्लिक करिए और वहाँ की सेल आपको बार के माध्यम से दिख जाएगी। अभी चार हमारे पास हैं, ईस्ट नॉर्थ। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है ना, ये देखिए 39 करोड़ की। इसके बाद जो है साउथ में, और ये वेस्ट में, ये ईस्ट का है फिगर। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर जैसे रीजन का, रीजन के अलावा अगर आप कैटेगरी में जाके देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज सेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब इस पे आप क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लीजिए। सेल अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो करेंसी के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, पढ़ने में आता है एक तो पहली बात ये है ना। तो ये हमारा एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से उसने प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो टोटल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू है 32,97,80,660 रुपए, जो कि ये बार हमारा हाईएस्ट है। ठीक है, एफएमसीजी की हमारी सेल है 29 करोड़ की, 69 लाख की, 32,359 रुपए की। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से चार्ट हमारे पास आ गया है। अब बार चार्ट की जगह अगर कोई और दूसरा चार्ट यूज करना चाहे तो वहां पे दूसरा चार्ट भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि बार चार्ट के माध्यम से करना चाहें। पाई चार्ट लेना चाहते हैं तो पाई चार्ट आप ले सकते हैं, है ना। 3D पाई लेना चाहते हैं, 3D पाई की मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा 3D पाई चार्ट है। ठीक है, इस पे सम ऑफ यूनिट प्राइस बाय रीजन, रीजन दिया, रीजन के हिसाब से उसने एक पाई चार्ट क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर इनका जो है डिग्री भी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो है ऐसे घुमा सकते हैं यहाँ से। देख रहे हैं आप, सीरीज ऑप्शन में जाके इस पर डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे, तो एंगल वाइज इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप। तो अब इसके जब क्लिक करते हैं कोई भी चार्ट हो तो यहाँ पे हमारे पाइवोट चार्ट एनालाइज के जो है टैब खुल जाता है एक। यहाँ पर चार्ट का नेम है, यहाँ पे पाइवोट चार्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी, फील्ड सेटिंग, और इसके बाद स्लाइसर अगर ऐड करना चाहते हो तो स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं दिखाने के लिए, है ना। इसके बाद हम इंसर्ट टाइमलाइन का मिल जाता है, रिफ्रेश मिल जाता है। सोर्स डेटा चेंज करना चाहते हैं, जहाँ से ये आया है वहां से अगर ये चेंज करना चाहते हैं सोर्स डेटा में तो वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर क्लियर तो क्लियर है ना। मूव चार्ट, चार्ट को कहीं मूव करना चाहते हैं, फील्ड आइटम में सेट करना चाहते हैं। ये आप एक एक करके देखिएगा, बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, आप इसमें करके देखिएगा सारे। और ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चार्ट में हमको बार चार्ट मिल जाता है, फिर लाइन चार्ट मिल जाता है ना। लाइन चार्ट हमारा ये चार्ट है, लाइन चार्ट की मदद से हम दिखाना चाहते हैं तो लाइन चार्ट हम दिखा सकते हैं। कब ज्यादा हुई, कब जो है ड्रॉप हुई, हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है ये। अब इस पे क्लिक करेंगे अगर, तो डिजाइन का ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ से डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अब देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना ये। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं और तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप एक एक करके देखो इनको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्सेल आपको पूरी तरह से नहीं आएगा। और पूरी तरह से एक्सेल, अगर मैं सच बोलूं तो एक्सेल पूरी तरह से किसी को नहीं आता है, सबको करके देखना होता है। एक एक ऑप्शन जब आप एक्सप्लोर करेंगे, खुद करके देखेंगे, तब आपको उसके एक्सपर्टीज बनेंगे आप।
इसी तरीके से पाई चार्ट हमने बता दिया। फिर ये चार्ट के अलग अलग ऑप्शंस है, आप इनको करिएगा। स्टेटिस्टिक चार्ट है, हायरार्की है ना, ये सारे आप इस पे एक एक अप्लाई करके देखिएगा। अब मैं बता देता हूँ मैप कैसे, मैप से कैसे हाईलाइट करते हैं हमने कोई भी डेटा को। जियोग्राफिकल हमारे पास सेल है तो मैप से कैसे हाईलाइट करते हैं। जैसे मेरे पास एक डेटा है, मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है, वही मैं कर दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक शीट थी जिसमें हमारे पास ये एक सेल है, आंध्र प्रदेश की सेल है, अरुणाचल की प्रदेश की सेल है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये स्टेट वाइज कुछ सेल दी हुई है। ठीक है, अब मैं इसी पे करके दिखा देता हूँ। चलो सब डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको करते हैं सो दैट आपको समझ में आए। सिंपल सा, इस सेल को सबसे पहले तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी डेटा हो पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर टेबल डिजाइन में जाकर यहाँ इंसर्ट स्लाइसर को स्लाइसर ऐड करेंगे, और स्टेट को यहाँ पे जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हमारी उनको एक स्लाइसर बना लेंगे। ठीक है, अब स्लाइसर ले लेंगे यहाँ पर एक, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद सिंपल सा इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे एक मैप चार्ट इंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मैप चार्ट आ गया। मैप का थोड़ा सा इस तरीके से इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश पे क्लिक क्लिक करते हैं तो देखिए तो गायब हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, है ना। अभी ये क्या कर रहा है, स्टेट वाइज, ध्यान से देखिएगा, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट का एक मैप दे रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश का ये मैप है, झारखंड पे क्लिक किया हमने तो झारखंड का मैप आ गया, कर्नाटका पे क्लिक किया तो कर्नाटका का मैप आ गया, केरला पे क्लिक किया तो केरला का मैप आ गया, ये इसका ग्लोब का मैप आ गया। ठीक है, अभी उसको करेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पे क्लिक किया तो मध्य प्रदेश पे मध्य प्रदेश का आ गया, महाराष्ट्र के पे क्लिक किया तो ग्लोब का आ गया। अब ग्लोब वाले को हम क्लिक, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। ग्लोब पे क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक, यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन मिल गया, इस पे क्लिक किया, और मैप एरिया जो है इसको हम कर लेते हैं स्टेट मैप एरिया, कंट्री और रीजन वाइज। हाँ, कंट्री और रीजन वाइज करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड किया उसने। तो ये इंडिया का मैप आ गया। इंडिया के मैप पे हमको ये सारी डिटेल्स दिख रही है। महाराष्ट्र का जो है ये फिगर हाईलाइट हो रहा है ना यहाँ पे ब्लू से, मणिपुर पे क्लिक करेंगे तो मणिपुर पे आ गया। देखिए कितनी जल्दी जल्दी जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गोवा का नहीं आया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब गोवा का सेल फिगर देखना पड़ेगा कि क्या पड़ा उसमें। यहाँ से मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसको, और ये हमारे स्लाइसर के सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है एक एक करके आपको अपनी लोकेशन पे। अब इमेजिन करिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने बॉस के सामने, अपनी टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, और डेटा जब प्रेजेंट कर रहे हैं पैन इंडिया सेल का, तो जब पैन इंडिया सेल का डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट आपको क्लिक करना है अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन पे। ठीक है, और ये इस तरीके से मैप आपका चेंज हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे एरिया कि कितनी किसकी सेल हुई है ना, विद नंबर। एक तरफ नंबर चल रहे हैं उसके, कितनी सेल हुई है, दूसरा जो हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे ये यहाँ का इतना सेल हुआ है। हाईलाइटेड एरिया जो है ये लोकेशन है, जियोग्राफिकल एरिया जो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा कि जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो चार्ट का काम है सिर्फ यही है कि हमारे डेटा को प्रेजेंटेबल बनाता है, थोड़ा उसका विजुअलाइजेशन जो होता है वो अच्छा बना देता है ना, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। ग्राफिक्स की मदद से, चार्ट की मदद मदद से, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। शेप, पिक्चर्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक टू अपने डेटा चलते हैं, जो हमारा बड़ा वाला डेटा है उस पर चलते हैं, इस पे।
स्क्रीनशॉट का तो आपको पता ही होगा कि स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और किसी भी जो है विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, जस्ट आपको क्लिक करना है। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, वो लास्ट वाली विंडो का हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंसर्ट टैब में हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इलस्ट्रेशंस के, फिर चार्ट के मिल जाते हैं। मैप्स हमने बता दिया, पाइवोट चार्ट कैसे करते हैं, तो वो पाइवोट चार्ट जो रिकमेंडेड पाइवोट चार्ट हमारा जो बन के आया था कुछ उसी तरीके का रहता है ये। ठीक है, तो हमारे डेटा को उसने पाइवोट किया, पाइवोट करने के बाद सारे फिल्टर ऑप्शंस दे दिए, और इस तरीके के सारे ऑप्शन देने के बाद ये हमारा चार्ट बनाकर दे दिया। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। आप इनको करिए आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग। आपको जस्ट आपको चेक करके आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, और आपको इसमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा चार्ट हम लेंगे। जैसे आप इतने सारे हमारे चार्ट्स हैं हमारे पास में, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, इसमें फिर अब पाई चार्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करिएगा। ठीक है, सुनाओ अब बारी है हमारे स्पार्क लाइंस की। स्पार्क लाइंस क्या करते हैं? स्पार्क लाइन में जस्ट आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद वहां पर लाइन ऐड करना है। जैसे पहले तो यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, और हमने यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट करी। ठीक है, अब लाइन इंसर्ट करानी है हमको, लाइन यहाँ पर है ना। लोकेशन कहाँ पे आपको ये दिखाना है, डेटा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद लोकेशन रेंज कहाँ आपको ये शो करना है। तो मान लीजिए हमको इस सेल पे शो करना है, सेल, नॉट सेल, है ना। तो इस सेल पे हमको ये शो करना है, लाइन चार्ट बना के दिखाना है, तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, और ये लाइन चार्ट बन के आ गया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर ले, नीचे तक ड्रैग अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको सुंदर बना लेते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे स्पार्क लाइन के कलर हमने ले लिए, कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं आप, जिस कलर से आप शो करना चाहें अपने डेटा को। तो हमने ब्लैक कलर ले लिया है, और मार्कर कलर कोई भी चूज कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, मार्कर्स के लिए आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्कर्स हमने ले लिए यहाँ पर। अब ये मार्कर्स क्या करेंगे, हमारे डेटा को ये दिखाएंगे कि कहाँ पे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, रेड से हमने इसको मार्कर्स ले लिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। मान लीजिए इतनी रेंज हमने सेलेक्ट करी, नीचे तक सारे आ गए, है ना। अब इन पे जब हम नंबर चेंज करेंगे, सपोज करिए कि ये यूनिट सोल्ड का जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड नहीं है, ये जैन की सेल है, जनवरी की सेल है, ये फेब की सेल है, ये मार्च की सेल है। अब तीनों का कंपेयर करके आपको दिखाना है कि इसकी सेल कब कम रही, कब ज्यादा रही, है ना, और कब हमारा पॉइंट जो है मिडिल में रहा, एवरेज में रहा। अब क्या करेंगे हम इसको, मान लीजिए हम इसका नंबर चेंज करते हैं, जैसे अभी 17 है, इसका नंबर कर देते हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर ये हमारा टोटल सेल वाला नंबर, इसी रो पे देखिएगा, टोटल सेल का नंबर है ये 52,000 5,23,719 रुपए, करेक्ट। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है जब करेंसी के फॉर्मेट में नहीं होती है नंबर, है ना। तो ये 5,23,719 रुपए की सेल है। अब ये हमारी नंबर इससे ज्यादा है। ठीक है, अब देखना ये ग्राफ यहाँ पर लाइन इसकी जो है चेंज हो जाएगी, हो गई चेंज। अब जैन की सेल ऊपर जा रही है, इसके बाद फेब की सेल नीचे आ गई, और है ना, फेब की बिल्कुल बॉटम में आ गई है, और इसके बाद मार्च की फ्लैट में जा रही है। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। यहां पर इसकी फिगर चेंज करते हैं। ठीक है, अब कुछ चार्ट हमारा इस तरीके से हो गया, आप मिडिल में आया, फिर इसके बाद डाउन हो गया, क्योंकि इसकी ये सेल ज्यादा, ये कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे वैसे वैसे हमारा ग्राफ, लाइन ग्राफ भी हमारा चेंज होता जाएगा, कुछ इसी तरीके से। जैसे हमने लाइन अभी ड्रॉ करी है, यहाँ पे लाइन लेके आए, उसी तरीके से कॉलम से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। यही सेम डेटा है, यही है सब कुछ सारा। सेल भी यहाँ पे सेल भी यही है, और इस सेल पे ही इसको यहाँ पर हम लेके आते हैं।
ठीक है। अब ये देखिए कॉलम्स के माध्यम से डेटा हमको शो हो रहा है। आ गया, कॉलम्स आ गए। अब जैसे नंबर चेंज करेंगे वैसे इसकी कॉलम चेंज होते जाएंगे। ठीक है, देखा। इस तरीके से अपने कॉलम और लाइन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की सेल दिखा सकते हैं, अपनी कंपनी की सेल दिखा सकते हैं। हम आइए इसको अपनी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली विन लॉस के सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, विन लॉस में दिखाते हैं। विन लॉस में क्या होता है कि वे या तो ऊपर जाएगा या लॉस में जाएगा, तो ये बार के माध्यम से ही दिखाता है। लॉस में मतलब नेगेटिव वाली मार्किंग इसमें होती है, नेगेटिव का बार भी नीचे जाता है। अब जहाँ माइनस की सेल होगी तो लॉ ये हमारा फिगर माइनस में चला जाएगा। ये भी करके आप देखना, ठीक है ना। मान लीजिए हम यही वाला ले लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट किया और रेंज ले ली। यहाँ पर ये, यहाँ पर हम विन लॉस ले लेते हैं, ठीक है। अब विन लॉस में हमने ले लिया, ध्यान से देखिएगा कि कुछ इस तरीके का फिगर चेंज करते हैं। यहाँ पर माइनस का इतना कर दिया है, ठीक है। आ गया, ये हमारा रेड में चला गया और लॉस में जा रहा है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे लाइन, ये तुरंत कॉलम नीचे की तरफ आ गया, माइनस में है ये। कितना माइनस में वो भी दिखा रहा है कि जो है उसकी बार बार के माध्यम से अपने दिखा रहा है कि किस किस तरीके से माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से विन लॉस का यहाँ पर ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, स्पार्क लाइंस को यूज कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पास जो फिल्टर का ग्रुप मिल जाता है। फिल्टर के ग्रुप में हमने जैसे पहले करके दिखाया कि स्लाइसर का यूज कैसे करते हैं, और स्लाइसर आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये स्लाइसर पे क्लिक किया हमने, और स्लाइसर पे उसके लिए हमको रेंज पहले सेलेक्ट करनी है ना। स्लाइसर पे क्लिक किया, इस तरीके से हमने रीजन पे क्लिक किया और प्रोडक्ट कैटेगरी पे सेल क्लिक किया। इसके बाद स्लाइसर हमारे पास आ गए, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ईस्ट पे क्लिक किया तो ईस्ट का डेटा आ गया, नॉर्थ पे क्लिक किया नॉर्थ का डेटा आ गया, सिर्फ साउथ पे क्लिक किया साउथ का आ गया। अब साउथ पे हमको सिर्फ एफएमसीजी का देखना है, तो एफएमसीजी पे क्लिक किया तो एफएमसीजी का ही दिख रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे दिखेगा। हमारी एक क्लिक से पूरा डेटा मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। क्लॉथिंग पे क्लिक किया तो क्लॉथिंग का डेटा आ गया सारा साउथ का। तो इस तरीके से हमें ये फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है, स्लाइसर के माध्यम से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन भी होते हैं यहाँ पे, और यहाँ से स्लाइसर को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर को अपने। तो यूज करिए आप इनको। अब देखिए बॉस को जो अगर देखना है तो कितना इजिली जो है एक क्लिक पे पूरा डेटा चेक कर सकते हैं स्लाइसर से, ठीक है। अब टाइमलाइन का आप करके देख लीजिए। सो बात करते हैं अब लिंक सेक्शन की। लिंक में क्या है कि जहां पे भी आप कर्सर रखेंगे किसी चीज को, इस शीट पे लिंक करना चाहते हैं, लिंकअप करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको कर्सर रखना है और सिंपल सा इसमें लिंक में या हाइपर लिंक में, कहीं कहीं पे हाइपर लिंक का ऑप्शन होता है, क्लिक करना है। और यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं कि किसी आपकी पर्टिकुलर लोकल स्टोरेज पे कोई फाइल अगर यहाँ पे लिंक करके लाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने एक ये मैसेज सेल्स डाटा की ये फाइल हमने उठा ली, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर दिया, जस्ट आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद ओके किया, ठीक है ना। तो ये मैसेज सर्च डाटा हमारा ब्लू में हाईलाइट होके नीचे अंडर लाइन होके आ रहा है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा हम लिंक करते हैं यहाँ पे, बुक वन कर देते हैं, ठीक है। अब इन पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपको क्लिक करेगा, है ना, क्लिक करना है और वो फाइल पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा डेटा देखने को मिलता है कि जहां पर हम शीट पे, एक ही शीट पे बहुत सारी शीट को अटैच करते हैं, ठीक है, लिंक करते हैं उनको। अब मान लीजिए जैसे रीजन है नॉर्थ पे, ठीक है ना, नॉर्थ पे कोई चीज हम लिंक करना चाहते हैं कि नॉर्थ पे जस्ट कोई क्लिक करे और वो फाइल ओपन हो जाए, ठीक है। अब ये नॉर्थ हमारा ब्लू में हाईलाइटेड हो गया अंडर अंडर लाइन के साथ में। क्लिक करना है बस आपको और वो फाइल ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये फाइल वही फाइल है जो हम ओपन करना चाह रहे थे, इसलिए ये फाइल ओपन नहीं हुई। नेक्स्ट करके हम दिखा देते हैं आपको। कोई भी चीज आप लिंक करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सेल फाइल में हो, ठीक है।
किसी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, कोई वेब पेज लिंक करना चाहते हैं, किसी कंपनी का वेब पेज लिंक करना चाहते हैं ना, या कोई डॉक्यूमेंट लिंक करना चाहते हैं, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जस्ट आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए हमने एक पिक्चर ही क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में पड़ी होंगी, चलो ये फाइल लिंक कर देते हैं यहाँ पे, ब्लॉक्ड कैटलॉग। ठीक है, ओके किया हमने। तो ये ब्लॉक्ड कैटलॉग नाम की फाइल ओपन हो गई। अब इसमें कोई डेटा नहीं है, ये ऊपर देखिए फाइल का नेम ब्लॉक्ड कैटलॉग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिंकअप करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट वर्ड आर्ट का, हेडर फुटर लगाने का, है ना, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करने का, सिग्नेचर लाइन ऐड करने का। इस तरीके के 4-5 ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। तो पहले एक टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन तो हमने शेप, जब हम कर रहे थे यहाँ पे शेप के बारे में हमने बताया था, तभी हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता दिया था कैसे ऐड करते हैं। इसी तरीके से हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर के देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर जो हमारा व्यू है इसको चेंज करते हैं और हेडर फुटर में जाते हैं। अब ये ऐड हेडर फुटर है, दिख रहा है ना आपको हेडर, ये हेडिंग लाइन आपको दिख रही ना, तो ऐड करने के लिए वही है, ये यहाँ से जस्ट ऐड कर सकते हैं हेडर। यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। तो जब प्रिंट निकालेंगे, ये हमारा हेडर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फुटर भी होता है, नीचे ये फुटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं फुटर पे आप अपना, या जो भी आप ऐड करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये फुटर हो गया है। जब प्रिंट निकालेंगे तो ये हेडर एंड फुटर के साथ में निकलेगा। ठीक है, ये इसका व्यू चेंज करके यहाँ से चेंजेस हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। फिर तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाता है टेक्स्ट में सिग्नेचर लाइन ऐड करने का। अब किसी स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग का कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऐसे फॉर्मेट में सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। लाइक ठीक है, इसको जस्ट एंटर करना और ये देखिए एक फॉर्मेट बनकर आ गया जिसमें पेरेंट्स का नेम लिखा है परमवीर सिंह और ऊपर यहाँ पर साइन करना है। ठीक है ना, सिग्नेचर करने के लिए। तो ये हमको यहाँ पर ये सिग्नेचर लाइन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ऐसा कोई फीचर है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे है, या कोरल ड्रॉ पे है, या फिर कहीं से हमको इंपोर्ट करके लाना है। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट फीचर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पावर पॉइंट से हमको कोई यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है ना, जो पावर पॉइंट में जो है पीपीटी में फीचर दिया हुआ है और यहाँ पर वो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो पावर पॉइंट का ये एक खुल गया। ठीक है, विंडो खुल गया यहाँ पर, यहीं पर, और साइड में ध्यान से देखेंगे तो पावर पॉइंट की ये स्लाइड आ रही है यहाँ पर। अब ये स्लाइड को अगर हम जिस तरीके से चेंज करना चाहें, जैसे कोई डिज़ाइन कर देना चाहें यहाँ पर, तो स्लाइड की डिज़ाइन हम चेंज करेंगे। जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर चेंजेस दिखते जाएंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन में जाते हैं, हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। सेलेक्ट करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे चेंजेस किए तो कुछ इसी तरीके के चेंजेस हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जस्ट इंसर्ट हो चुका है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। तो यहाँ से कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हम उठा के यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, अपनी शीट पे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप
कोरल ड्रॉ का, वर्ड का, या फिर आप जो है फोटोशॉप का, या फिर आप जो है पीडीएफ का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। फिर और यहाँ पर शेप फॉर्मेट के माध्यम से शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंबल्स मिल जाते हैं, साइंटिफिक सिंबल्स का ग्रुप, ठीक है ना। अब सिंबल्स में क्या करें, जैसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमको टाइप करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन में जो है फॉर्मेट में लिखना है, तो ऐसे तो हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन का टाइप लिखना है यहाँ पर, तो हम ऐसे तो टाइप नहीं कर सकते हैं। हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है और इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक जब करेंगे और बड़ा करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर मैथ फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये वाला यहाँ पर कर्सर मूव नहीं कर रहा है, हाँ मूव हो गया, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यही फ्रैक्शन अगर हमको सिंपल टाइप करके लिखना हो तो कितना टफ हो जाएगा, हम लिख ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट में कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर पावर में लिखना चाहते हैं, किसी की पावर लिखना है, एक्स की पावर वाई लिखना चाहते हैं, एक्स की पावर 2 लिखना चाहते हैं, तो जस्ट ये फॉर्मेट पे क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा पावर में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ों के लिखने के लिए हमको इंसर्ट टैब में सिंबल्स के ऑप्शन में जाकर हमको यहाँ पर कोई भी अपने मनपसंद का कोई ऑप्शन जो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है वहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा में लिखना है, यहाँ पे कॉस थीटा में लिखना है, या फिर आप एसेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, है ना, और या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद का जो भी, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या, पसंद क्या मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट और लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंसर्ट टाइप का वीडियो था, जिसमें हमने आपको सारे एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर करके बता दिए। कुछ रह गया हो तो